गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का। ठीक है, आज की क्लास में हम उसके आगे डिस्कशन करेंगे और कुछ और डिफरेंट ग्राफ्स को देखेंगे। तो लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करवा दूँ। हम यहाँ पे पढ़े थे रेडियल वेव फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू आर ग्राफ, जहाँ पे हमने ये कुछ रेडियल वेव फंक्शन के आर के साथ, आर जो है डिस्टेंस स्मॉल आर की मैं बात कर रहा हूँ, और ये कैपिटल आर हमारा रेडियल वेव फंक्शन था। इसका हमने ग्राफ देखा था विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर और फॉर डिफरेंट सबशेल एस पी एंड डी। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की। देखिए रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है। अगर मैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करूँ, दिस इज़ आर स्क्वायर। जो पिछले केस में हमने आर पढ़ा था, यहाँ पे क्या आता है आर स्क्वायर। एंड आर स्क्वायर का सिग्निफिकेंस, जैसे मैंने बोला था आर, अब मतलब आप जनरली इसको साई के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो। साई का जब हम केवल रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल पार्ट की अगर बात करें, साई को हमने देखा था कि तीन डिफरेंट आर, थीटा एंड फाई के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो केवल अगर रेडियल पार्ट को लें तो साई में हम इस कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में उसको दिखा सकते हैं। तो वो कैपिटल आर किस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था, रेडियल पार्ट को, एंड थीटा एंड फाई रिप्रेजेंट कर रहे थे एंगुलर पार्ट को। So the square of the radial wave function r square, this is the measure of the probability of finding the electron in a unit volume around a particular point and is called probability density. तो देखो यहाँ पे probability density को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले यहाँ से यहाँ तक आप नोट करेंगे। सबसे पहले तो नोट कहाँ से कहाँ तक करना है वो हो गया। फिर अब इसमें कौन से पॉइंट्स बनते हैं, प्रोबेबिलिटी और रिलेटिव इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट एज ए फंक्शन ऑफ रेडिएट। ठीक है, ये लाइन तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट फॉर एस ऑर्बिटल द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज एट द न्यूक्लियस, वेल ऑल अदर ऑर्बिटल्स हैव जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द न्यूक्लियस। कल हमने इसके कुछ ग्राफ भी बनाए थे, हमने देखा था। ठीक है, तो कैपिटल आर स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो हमने कल भी जैसे कुछ ग्राफ बनाए थे, अगर आपको याद हो तो कल के ग्राफ अगर मैं आपको दिखाई देता हूँ, लाइक देखो जैसे ये है 3p, कल हमने ये ग्राफ बनाया था। तो इसमें ये पार्ट हम नीचे लेके जा रहे हैं ना, तो ये क्या होगा, ये अगर पॉजिटिव है, कैपिटल आर पॉजिटिव है, कैपिटल आर हम बोल लेते हैं प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर तो मैं बोलूँ ये मेरा कैपिटल आर है, तो पॉजिटिव लेके गया तो कैपिटल आर पॉजिटिव है इधर, फिर मैं नीचे लेके चला गया तो कैपिटल आर क्या हो गया, निगेटिव। तो यहाँ पे कैपिटल आर या साई का सिग्निफिकेंस नहीं बचता। क्यों? क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी को बता रहा है इलेक्ट्रॉन के मिलने की, हम वही बोल रहे हैं वेव फंक्शन एम्पलीट्यूड। तो उसके रिस्पेक्ट हम देखेंगे तो इसका सिग्निफिकेंस नहीं है इस निगेटिव वैल्यू का, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो इलेक्ट्रॉन की जीरो हो नहीं सकती। इसलिए हम आर की जगह आर स्क्वायर फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो जो हमने कल की क्लास में आर पढ़ा था, उसमें कुछ वैल्यूज जो निगेटिव वैल्यूज आती हैं उनका सिग्निफिकेंस नहीं रहता, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी को निगेटिव में नहीं दिखा सकते। तो हम आर की जगह जब आर स्क्वायर लेंगे तो हम मॉड आर स्क्वायर या मॉड साई स्क्वायर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उस केस में हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की हमेशा कहाँ से कहाँ वेरी करेगी। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 to 1 के बीच में वेरी करती है ना। या तो किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, या तो किसी 1 होगी, या फिर उनके बीच में होगी। निगेटिव तो प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती है ना। प्रोबेबिलिटी मतलब कुछ भी पॉसिबिलिटी किसी भी चीज़ की। सो उसके रिस्पेक्ट हम देखते हैं और आर स्क्वायर को डिफाइन करते हैं। सो ये हमारा बनता है रेडियल प्रोबेबिलिटी। इसमें वर्ड क्या यूज़ हो रहा है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। जबकि कल की क्लास में जो हमने ग्राफ पढ़े थे, देखो ये कल की क्लास में जो हमारा ये फंक्शन था, इसमें हमने ये देखा था प्लॉट ऑफ रेडियल वेव फंक्शन। केवल ये वेव फंक्शन आर, या फिर जिसको हम साई बोलते थे, साई वेव फंक्शन, याद है कल की क्लास में हमने डिस्कशन किया था साई का। तो साई वेव फंक्शन, लेकिन जब हम साई स्क्वायर या आर स्क्वायर की बात करेंगे तब हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्ड आ जाता है। सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का आएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहले तो सब लोग यहाँ तक नोट कर लेंगे। द स्क्वायर ऑफ द रेडियल वेव फंक्शन इज द मेजर ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन ए यूनिट वॉल्यूम अराउंड अ पार्टिकुलर एंड इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, तो पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। उसके बाद इसके ग्राफ की हम बात करते हैं। तो अगर हम इसके ग्राफ के लिए बात करें तो फॉर एग्जाम्पल से हम स्टार्ट कर रहे हैं एस सबशेल। जब हम एस सबशेल के रिस्पेक्ट में देखेंगे, अब हम आर स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के ग्राफ बना रहे हैं वेव फंक्शन के साथ। अब हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ बना रहे हैं। कल हमने वेव फंक्शन का ग्राफ बनाया था स्मॉल आर। तो फॉर एस सबशेल पहला मैंने लिया है क्या 1s, दूसरा मैं क्या ले रहा हूँ 2s। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस बार मैं आर स्क्वायर दिखा रहा हूँ। दिस वन इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड दिस इज स्मॉल आर, जो कि क्या होगा न्यूक्लियस से डिस्टेंस।
तो अगेन एस सबशेल के लिए न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, और जो पहला ग्राफ बनेगा वो तो सेम वैसे ही बनेगा जैसे हमने कल बनाया था। लेकिन जब मैं 2s की बात करूँ, अब अगर मैं 2s के लिए रेडियल नोड निकाल लूँ, नोड तो 3 बनेंगे जैसा कल हमने दिखाया था, भाई नोड तो चेंज होंगे नहीं, तो रेडियल नोड विल बी n माइनस l माइनस 1, तो 2 माइनस एस की जगह 0 माइनस 1, दिस विल बी 1, तो एक नोड बनेगा। बट जब मैं आर स्क्वायर कैपिटल आर, ये आर स्क्वायर को आर के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज ऑन वाई एक्सिस, दिस इज ऑन एक्स एक्सिस, ये यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, ये यहाँ पे वाई एक्सिस पे। तो इस बार जो ग्राफ बनेगा, देखो कल मैंने ग्राफ बनाया था, इसको मैं ऐसे नीचे लेके गया और फिर मैंने यहाँ पे कट किया, फिर उसके बाद मैं नीचे लेके चला गया था, तो वहाँ पे आर वेव फंक्शन निगेटिव हम दिखा रहे थे, ठीक है। बट वो अगर प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए अब यहाँ पे जो ग्राफ कल नीचे गया था, जैसे ऐसे लेके गए थे हम और हमने इसको ऐसे बना दिया, तो इसी पार्ट को आप ऊपर कर दो, क्योंकि अब उसी चीज़ को हम पॉजिटिव कर दे रहे हैं, तो आप इसी पार्ट को ऊपर करके ऐसे दिखा देंगे। मतलब अब निगेटिव वैल्यूज़ आपको कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि आप हमेशा आर स्क्वायर की बात करें, किसी भी निगेटिव वैल्यू का अगर हम स्क्वायर करें तो पॉजिटिव होगा, तो ये निगेटिव जो था उसका आप स्क्वायर कर दें तो ऐसा समझ लीजिए वो पॉजिटिव हो जा रहा है, ठीक है। तो इस ग्राफ को मैं यहाँ पे रफ कर दिया और हमारे पास जो है वो ये ग्राफ मिल गया, दिस इज ग्राफ फॉर, अब ये जो एक पॉइंट है, जो एक पॉइंट यहाँ पे दिखाया गया है, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी रेडियल नोड फॉर द 2s। तो जो जो ग्राफ हम कल हमने बनाए थे, जिसमें हमने बस वैल्यू जहाँ जहाँ पे हमने निगेटिव दिखाई थी वही हमारी पॉजिटिव आ जाएंगी और कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, समझ गया सब लोग। तो 1s 2s का ये हो गया। अब उसी तरीके से अगर हम 3s का ग्राफ बनाएं, थर्ड 3s, फोर्थ 4s, तो देखो 3s का जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो इस बार आर स्क्वायर वाई एक्सिस, स्मॉल आर एक्स एक्सिस, सिमिलरली फॉर 4s this is r square and this will be r, this is on x axis, this is on y axis। now अब 3s के लिए अगेन मुझे दो रेडियल नोड तो दिखाने ही है, तो मैं दो रेडियल नोड तो रिप्रेजेंट करूँगा ही, ठीक है। एक ये हो गया। अब उसके बाद जब वो नीचे जाता तो उसकी जगह मैंने क्या दिखा दिया, ये और फिर ये पैरेलल। सिमिलरली 4s में आपके पास कितने आएंगे, 3 रेडियल नोड्स आ जाएंगे, ये ग्राफ थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो समझ गया सब लोग खुद से बना लीजिए। अभी आगे अगर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये पैरेलल हो जाएगा लास्ट में, तो दो ही यहाँ पे इस बार हम कितने नोडल प्लेन दिखा रहे हैं, 3, और ये तो 2 पॉइंट हमारे पास, दिस वन एंड दिस वन, बोथ दिस आर नोडल पॉइंट्स। फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे, आपको मिल जाएगा नोडल पॉइंट। बट डिफरेंस क्या है पिछले और लास्ट क्लास में, इस बार सारी प्रोबेबिलिटी आर स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो सब पॉजिटिव दिखाने हैं, और वैसे ही हमने यहाँ पे दिखा दिया। तो 1 पॉइंट 2 3, इस बार 3 नोडल पॉइंट्स मिलेंगे। तो अगर मैं इधर दिखाऊँ तो ऑल दीज 3 आर नोडल पॉइंट फॉर 4s। ये सारे नोडल पॉइंट बन जाएंगे, समझ गए सारे। चलो ये तो हो गया फॉर एस सबशेल। अगर हम बात करें पी सबशेल की, पी सबशेल में पहला हम बात कर रहे हैं 2p, और दूसरा हम इधर बात कर रहे हैं 3p। अब 2p के लिए अगर मैं आर स्क्वायर का आर के साथ ग्राफ बना रहा हूँ तो ये मेरा आर स्क्वायर है, दिस विल बी आर, ठीक है। अब 2p के लिए आप बनाओगे तो याद करो इसमें हमने कल ऐसे ग्राफ दिखाया था, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है और इस तरीके से वेरी कर रहा था। लेकिन जब मैं 3p की बात करूँगा तो हमने एक नीचे ग्राफ दिखा दिया था जो y एक्सिस को कट करके नीचे जा रहा था, तो इस बार बस वो नहीं आएगा। तो अगर मैंने ये दिखाया
तो इस बार ये ऐसे चला, तो ये हमारा किसके लिए बन जाएगा, दिस विल बी फॉर 3p। इस बार एक आपको पॉइंट मिल रहा है एंड दिस पॉइंट विल बी नोडल पॉइंट। 3p के लिए एक नोडल पॉइंट मिलेगा, फॉर्मूले से आप निकाल लीजिए रेडियल नोड जो भी आपको मिलते हैं। तो 2p 3p हो गया, 4p ऐसे करेंगे तो 4p में 2 नोडल पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए देन आगे मूव करते हैं फॉर डी सबशेल। फॉर डी सबशेल तो देखो डी सबशेल के लिए अगर मैं पहला बात करूँ फॉर 3D एंड सेकेंड फॉर 4D, तो 3D सबशेल के लिए ग्राफ क्या बनेगा, जस्ट लाइक P, क्योंकि S का बस डिफरेंट होगा, बाकी P D F सबके कैसे होंगे, सेम होंगे। ये हमने कल भी डिस्कशन किया था कि S का ग्राफ डिफरेंट बनेगा, बाकी P D F के सेम होंगे। तो अगेन इसका भी मैं सेंटर से उठा के और ऐसे पैरेलल दिखा दिया। लेकिन जब मैं 4D का बनाऊंगा आर स्क्वायर के साथ ग्राफ, तो दिस इज आर स्क्वायर विच इज ऑन y एक्सिस and the remaining will r which will be on x axis. Okay, so now this graph will be like this. Okay, so this will be for this point, this is for 4D and this point is representing what, nodal point. So this point will become nodal point. तो ये समझ गया सब लोग। तो 3D का ये बन जाएगा, 4D का आगे बना लेंगे। 4D का हमने बनाया, 5D का बन जाएगा। सिर्फ F का बनाना है आपको। नोडल पॉइंट कैलकुलेट कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बना दीजिए। अब इसमें एक चीज़ और कॉमन मैंने दिखाई है, अगर सबको समझ में आ रहा हो तो एस सबशेल के लिए ये आर स्क्वायर का जो हम बना रहे, तो देखो पहला ये गया एस का, तो सबको क्लियर ही है। देखो ये जो पहला मैक्स, ये अगर मैं बोलूँ ये दिस इज पॉइंट इज मैक्सिमा, दिस इज ऑल्सो मैक्सिमा फॉर दिस, बट ये दो आगे जैसे जैसे हम मूव करें नोडल पॉइंट के बाद ये मैक्सिमा की पॉइंट, मैक्सिमम मतलब अगर मैं ये वैल्यू निकालूं ऐसे ड्रॉ करके, तो ये जो वैल्यूज़ है मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं अगर, तो वाई एक्सिस पे ये वैल्यू बढ़ी आएगी इधर एंड ये वैल्यू कम आएगी। तो कंटिन्यूसली मैक्सिमम क्या होता है, डिक्रीज करता जा रहा है। हम यही दिखा रहे हैं हर ग्राफ में। देखो जैसे सबसे पहला मैक्सिमम ये मिला है 3p के लिए, पहला मैक्सिमा ये है, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम पॉइंट प्रोबेबिलिटी के लिए ये मिला है। फिर उसके बाद सेकेंड केस में ये डिक्रीज कर गया। तो अगर आपको ऐसे आगे कंटिन्यूसली ग्राफ बनाते जा रहे हैं तो वो हम कम करते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी जो होगी वो इलेक्ट्रॉन मिलने की जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब यही रिप्रेजेंट आर स्क्वायर क्या है, प्रोबेबिलिटी है वाई एक्सिस पे। सो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट शेल के लिए मतलब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पहले शेल के लिए, फिर जैसे जैसे जिस भी सब शेल की बात हो रही है, डी की बात हो रही है, तो डी का जो पहला सब शेल है वो 3D है। जब हम डी की में बात करते हैं तो 3D में डी सब शेल का पहला जो सब शेल आएगा 3D आएगा। इससे पहले 2D तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, 1D भी एग्जिस्ट नहीं करता। सो 3D के लिए मैक्सिमम है, फिर 4D के लिए 2 मैक्सिमा है जिसमें पहला मैक्सिमम बड़ा है, फिर दूसरा मैक्सिमा कम है। तो ऐसे आपको कंटिन्यूसली प्रोबेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी दूर जाने पे। ठीक है, समझ गए सारे। सो ये 2 डिफरेंसेस हैं, आर एंड आर स्क्वायर। बस एक डिफरेंस है आज के ग्राफ में और कल के ग्राफ में कि आज हमने वाई एक्सिस पे आर स्क्वायर दिखाया है, और आर स्क्वायर का मतलब अब हम पॉजिटिव ले रहे हैं सारी, जिसका एक सिग्निफिकेंस होगा। तो कल की अगर लेक्चर सबको याद हो तो कल के लेक्चर में मैंने ये चीज़ आपको लिखवाई थी, इवन यहाँ पे लिख के भी दिया था इस पॉइंट पे। अगर ये मैंने कल आपको लिखवाया था, देख लीजिए सब लोग एक बार, मैं वापस से रिमाइंड करा रहा हूँ। द वेव फंक्शन साई, ये कल पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था, इज ए स्टोर हाउस ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम एंड बाय क्वांटम मैकेनिक्स कैन एक्सटेंड। तो वेव फंक्शन साई जो था वही अभी कल हमने बनाया था ग्राफ आर, जो कि वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट, तो हमने उसका नाम भी दिया था वेव फंक्शन आर का हमने ग्राफ देखा था। तो वही साई की जगह आर आ गया, क्योंकि हम केवल रेडियल के टर्म्स में यहाँ पे उस साई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एटम विद एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई स्क्वायर एट दैट पॉइंट। तो साई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में जब बात करते हैं तब हमारी प्रोबेबिलिटी आती है। इसलिए जब हम आज आर स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो हमको क्या देखने को मिलेगा, प्रोबेबिलिटी देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो पहला वेव फंक्शन था, वेव फंक्शन जिसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे थे, दूसरा हमने आर स्क्वायर कर दिया। बाकी जो बाकी चीज़ें थी, मतलब जो निगेटिव ग्राफ बन रहे थे, बस निगेटिव वैल्यूज़ आपको आज के ग्राफ में नहीं मिलेगी। कल के ग्राफ में जो हमने निगेटिव वैल्यूज़ बनाई थी वो नहीं होगा, बाकी सब कैसा होगा, सेम रहेगा और पॉजिटिव वैल्यूज़ हमको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ये आर स्क्वायर के कुछ नीचे आपको ग्राफ दिखाए गए हैं। जैसे देखो ये आर स्क्वायर का आर के साथ ये पॉजिटिव वैल्यू दिखा रहा है, पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पे 2s में एक नोड बन गया, फिर 2p में ये दिखाया है, ये 0 से स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे ही हमने ग्राफ बनाए 1s 2s के लिए, 3s 4s के लिए, फिर 2p 3p के लिए, 3d 4d के लिए। तो आगे f के लिए भी बन जाएगा सबका, नोडल पॉइंट निकालना है और बस आज निगेटिव वैल्यूज़ नहीं दिखानी है, पॉजिटिव वैल्यू दिखानी। क्लियर? चलिए अब थर्ड पे आते हैं। हमारे जो हमारा थर्ड है वो इम्पॉर्टेंट है और इसको हम क्या बोल रहे हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। पिछला क्या था, इसके नाम से याद रखिए, दिस वन इज रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, दिस इज रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आर स्क्वायर एंड दिस इज रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। देखो ये क्या कर रहे हैं, अभी तक हम क्या कर रहे थे, जैसे मैं बोलूँ कि अगर ये मेरा स्फीयर है, पहले इधर समझिए सब लोग, ये मेरा स्फीयर है तो ये सेंटर है, तो इस सेंटर से इस आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन मिलने, यहाँ पे ये जो पॉइंट मैंने दिखाया है, ये यहाँ से यहाँ तक का मैंने डिस्टेंस माना आर, तो आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो मैं अगर आर के साथ दिखाता हूँ। तो दिस इज आर, ये आर क्या था, वेव फंक्शन। इसमें हमको एक वैल्यूज़ अगर निगेटिव भी देखने को मिलती हैं तो उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं बचता, इसलिए फिर हमने ग्राफ देखा आर स्क्वायर के साथ जो कि पॉजिटिव वैल्यू देगा और प्रोबेबिलिटी बताता है कि आर डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आर डिस्टेंस पे, न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। बट अब मैं इसको किसमें, केवल एक डायरेक्शन में देख रहा था, किसी एक डायरेक्शन में। अब मैं पूरे स्फीयर, मतलब आर डिस्टेंस पे एक मैं स्फीयर, यहाँ पे एक सर्कल बना दूँ ऐसे आर डिस्टेंस, तो उन सब का रेडियस आर होगा। समझ आ रहा है ये? अब मैंने इस बार क्या, लेकिन इसको आप 3D में सोचो, मैंने तो 2D बनाया, एक सर्कल बनाया, 3D में एक स्फीयर होगा। तो अभी तक जो मैंने आर और आर स्क्वायर का डिस्कशन किया है, इन दोनों केसेस में मैं केवल एक डायरेक्शन आर के रिस्पेक्ट में देख रहा था कि सेंटर से आर डिस्टेंस पे क्या प्रोबेबिलिटी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पूरा 3D में पूरा देख रहा हूँ, केवल सेंटर से आर डिस्टेंस पे तो देख रहा हूँ, लेकिन केवल एक डायरेक्शन में नहीं, इधर भी आर डिस्टेंस, इधर भी आर डिस्टेंस, इधर भी आर डिस्टेंस, इधर भी आर डिस्टेंस। तो हर आर डिस्टेंस पे मैं देख रहा हूँ कि स्फीयर में मैं देख रहा हूँ, मतलब एक वॉल्यूम में पूरा 3D स्पेस में देख रहा हूँ आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ भी मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी मिल सकते हैं, यहाँ भी। तो देखो उसको निकालने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो आता है हमारा रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। देखो यहाँ से पहले नोट क्या करना है वो देख लीजिए, द रेडियल डेंसिटी आर स्क्वायर, ये बात कर रहा है, the radial density r square of an orbital as discussed above gives the probability or density of finding the electron at a point at a distance r from the nucleus. So nucleus से r distance पे, जैसे मैंने आपको बताया ये मेरा न्यूक्लियस है, इससे r डिस्टेंस पे किसी एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमको r स्क्वायर बता रहा है। सिंस द एटम हैव ए स्फेरिकल सिमेट्री, क्योंकि एटम को हम जनरली स्फेरिकल मान रहे हैं, इट इज मोर यूजफुल टू डिस्कस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन ए स्फेरिकल शेल बिटवीन द स्फीयर ऑफ रेडियस दिस। तो अब हम केवल आर डिस्टेंस पे नहीं देख रहे हैं, हम हर डायरेक्शन में देख रहे हैं कि हर डायरेक्शन में आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मतलब अब पूरे वॉल्यूम में ऐसे पूरा स्फीयर में बात हो रही है। ठीक है, तो वो देखो क्या बोल रहा है, हम दो स्फीयर्स आर प्लस डी आर और आर के बीच में देखेंगे। यहाँ पे इसने एक डायग्राम बनाया, देखे फिगर 4.35, आर डिस्टेंस आर प्लस डी आर बहुत ही छोटा सा स्पेस है, ये पूरा नोट करना है सबको, पूरा का पूरा। Thus the radial probability is the probability of finding the electron in a sphere। अब रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये हमको क्या बताता है, ये बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन ए स्मॉल स्फेरिकल शेल। तो ये जो स्फेरिकल शेल बन रही है इसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अराउंड द न्यूक्लियस एट अ पार्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इट। सो पार्टिकुलर डिस्टेंस पे हमें कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर, देखो अगर मैं स्मॉल इसको डी आर दिखा रहा हूँ डायग्राम में, सब लोग देखिए दिस इज डी आर, तो
तो ये रेडियस हो जाएगी r प्लस डी आर, और छोटे सर्कल की मतलब छोटा जो स्फीयर है उसकी रेडियस होगी स्मॉल r। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर, और वॉल्यूम आपको पता है हम स्फीयर का लगाते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। तो बड़े वाले स्फीयर के लिए बन जाएगा r प्लस डी आर का होल क्यूब, और ये बन जाएगा नॉर्मल आर क्यूब। उसको हमने एक्सटेंड किया है, फिर आगे लिखा है एज डी आर इज़ वेरी स्मॉल। डी आर क्या है, बहुत ही छोटी वैल्यू है, सो इट्स हायर पावर। तो अगर डी आर छोटा है, देखो जैसे मैं बोलूँ कि अगर मेरे पास आर की वैल्यू है, मान लो कुछ भी मैं आर ले रहा हूँ, बहुत छोटी वैल्यू 0.02, इसको मैं रफ करता हूँ, इसको नहीं समझ में आ रहा है वो पॉइंट, वो मैं समझा रहा हूँ। आर की अगर मैं वैल्यू बहुत छोटी लूँ 0.02, तो जो मेरा आर स्क्वायर होगा वो और भी छोटा वैल्यू हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 0.0004। इस चीज़ को समझिए, यहाँ पे मैं आर की अगर एक छोटी वैल्यू लूँ 0.02, तो आर स्क्वायर और छोटी वैल्यू हो जाएगी। वही चीज़ कह रहा है, अगर डी आर बहुत स्मॉल है सो इट्स हायर पावर कैन बी निगलेक्टेड। क्यों? क्योंकि वो और छोटी वैल्यूज़ हो जाएंगी, तो आर स्क्वायर आर क्यूब और छोटी वैल्यू हो जाएगी, इसलिए हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। सो देखो इस इक्वेशन में इसने आर स्क्वायर आर स्क्वायर इन सब को निगलेक्ट कर दिया, ठीक है। नहीं, आर क्यूब तो रखा है उसने डी आर के रिस्पेक्ट में, सॉरी, सो केवल डी आर हमारी छोटी है तो आर क्यूब तो रह गई, डी आर को हमें निगलेक्ट करना है, डी आर से रिलेटेड टर्म्स। सो हमारा ये निगलेक्ट हो जाएगा, डी आर यहाँ पे डी आर ये निगलेक्ट होगा, ये नहीं निगलेक्ट होगा 3r², क्योंकि यहाँ पे आर का स्क्वायर है नॉट डी आर का स्क्वायर, क्योंकि डी आर स्मॉल वैल्यू, तो डी आर का क्यूब ये हटेगा एंड डी आर स्क्वायर ये हटेगा। सो इन दोनों को हमने नेगलेक्ट कर दिया, तो बच जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 3r² डी आर माइनस दिस, कैंसिल आउट किया तो रेडियल प्रोबेबिलिटी आपके पास लास्ट लाइन में देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, इसको मैं ऊपर करता हूँ थोड़ा। सो रेडियल प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 4 पाई r² डी आर साई स्क्वायर, 4 पाई r² डी आर साई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक सब लोग पहले नोट कर लीजिए पूरा का पूरा। जब हम रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, मतलब अब हम एक पूरे स्फीयर में प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, अभी तक हम केवल एक डायरेक्शन में देख रहे थे, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी। अब हम हर आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी देखेंगे, मतलब पूरे 3D में अब हम देख रहे हैं, तो एक वॉल्यूम आ जाएगा, उसी वॉल्यूम को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ गए सब? ठीक है, वीडियो पॉज करके पूरा नोट कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो भी है पूरा, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो देखो, तो ये आपको क्या दिया गया, द रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो अब ये रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन बन जाता है 4 पाई r² कैपिटल R²। तो देखो अभी हमने जो लिखा था ये लास्ट लाइन 4 पाई r² था ही, डी आर एक स्मॉल वैल्यू थी, ठीक है, बाद में साई स्क्वायर, तो साई स्क्वायर डी आर की जगह हमने कैपिटल आर दिखा दिया, तो वही साई स्क्वायर r² तो वही बन जाएगा साई स्क्वायर की जगह, ठीक है। गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन। इस बार एक डायरेक्शन में नहीं देख रहे, समझ में आया? मैंने फिर आपको बता रहा हूँ, एक डायरेक्शन में, केवल एक डायरेक्शन में आर डिस्टेंस में मैं प्रोबेबिलिटी देख रहा हूँ, तो मैं r² फंक्शन डिराइव करता हूँ। लेकिन जब मैं पूरे 3D में ऐसे देख रहा हूँ स्फेरिकल, तो फिर मैं जो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ वो मेरा बन रहा है 4 पाई r² कैपिटल R²। इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, तो यहाँ तक नहीं, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, पिछला जो भी हमने लिखा था लास्ट लाइन यहाँ तक नोट करने के बाद आगे आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे। तो पूरे वॉल्यूम में जब प्रोबेबिलिटी निकालनी तो वो एक्चुअली हमारा फंक्शन बनेगा जिसको हम बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक है। अब इस रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन के हम ग्राफ देखेंगे कि इसके ग्राफ्स कैसे बनते हैं। इसके ग्राफ और बाकी r और r² के ग्राफ में कुछ डिफरेंसेस हैं। देखो यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, पहला फॉर एस सबशेल, अब हम बात करेंगे फॉर एस सबशेल। एस सबशेल के रिस्पेक्ट में जब मैं बात करूँ तो एस सबशेल के लिए आपको क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट 1s सेकेंड 2s। रेडियल नोट्स तो वैसे ही बनेंगे जैसे थे, बट जब इस बार मैं इस r के साथ अगर मैं ये लिख रहा हूँ 4 पाई r² स्मॉल r² साथ में कैपिटल R², तो इसका मतलब अब मैं पूरे
3D स्पेस में एक स्फेरिकल सेल पे प्रोबेबिलिटी देख रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू आर डिस्टेंस पे क्या हो गया। तो वेनस के लिए अभी तक हम कैसा दिखाते थे कि मैक्सिमा से हम ऐसे दिखाते थे अभी ग्राफ कि न्यूक्लियस के पास सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अब वो ग्राफ यहाँ पे चेंज हो जाएगा जब हम 4πr² के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो अब ये 0 से स्टार्ट होके ऐसे ही जाता है, ठीक है। तो ये 0 से स्टार्ट होके यही बनेगा इसका, और ये हमारा 1s के लिए प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। देखे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो दिस वन, ये आपके पास सामने 4πr² के साथ पहला ग्राफ जो बनाया गया है, ये वाला ग्राफ स्मॉल r का 4πr², जब पूरे में प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं तो इस बार 1s में हमने 0 से स्टार्ट किया है और ये गया है इसको टच करते हुए, ठीक है, पैरेलल होते हुए। सो ये ग्राफ बनेगा आपका 1s के लिए। 2s के लिए बनाना है, सो 2s के लिए जब आप ग्राफ बनाओगे सेम चीज़, इस बार आप यहाँ पे 4πr² दिखा रहे हैं, दिस इज r, ठीक है। अब ये ऐसे ही दिखाएंगे हम 0 से स्टार्ट होके, बट ये एक बार एक पॉइंट आपका नोडल। एक बात और, हाँ, इस बार हमारा जो ग्राफ बनने वाला है उसमें जो प्रोबेबिलिटी होगी, जैसे मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो 1s वाला इस बार छोटा है, 2s वाला बड़ा है, तो वो चीज़ हमको बनानी है। तो इसको मैं छोटा ग्राफ बनाता हूँ, वो मैं अभी समझाता हूँ आपको कि इस बार 1s में हमने 0 से क्यों स्टार्ट किया। तो मैंने ये लिया, ये दिखाया, एंड इस बार 2s का बड़ा ग्राफ दिखाया, एंड देन दिस विल बी पैरेलल। इससे पहले हम सेकंड वाले को छोटा करते जा रहे थे, ये पहला मैक्सिमा था, फिर दूसरा मैक्सिमा ये था, तो हम सेकंड वाले को छोटा कर रहे थे। इससे पहले के ग्राफ देखिए, पहले के ग्राफ का मतलब r और r² में, लेकिन 4πr² में थोड़ा सा उल्टा होता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये 1s के लिए ग्राफ बन जाएगा, ये 2s के लिए, और ये जो पॉइंट होगा ये आपका क्या बन जाएगा, नोडल पॉइंट, दिस विल बी नोडल पॉइंट। तो आपको बस ग्राफ याद रखने हैं। रीज़न मैं एक बार आपको बता देता हूँ, हालांकि रीज़न कहीं पूछा नहीं जाता है ग्राफ, बट मैं आपको फिर भी इसके लिए समझाता हूँ। देखो मान लो ये मेरा न्यूक्लियस है, अब इस न्यूक्लियस से r डायरेक्शन पे मुझे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी दिखानी, मैं बात कर रहा हूँ s सबशेल के लिए। तो हमने ये पढ़ा कि न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे दूर जाते हैं प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है। तो अगर मैं ग्राफ बना रहा हूँ r² का विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल r, तो मैं इसका ग्राफ ऐसे बनाता था कि हाई से आया। मैं 1s के रिस्पेक्ट में अगर बात करूँ 1s, तो मैं दिखाता था कि जब r की वैल्यू बहुत कम है, यहाँ पे ये बहुत कम है, मतलब न्यूक्लियस के बहुत पास हम बात कर रही है, ये वाला पॉइंट, तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है, करेक्ट। बट जब मैं पूरे 3D में देखूँ तो अब इलेक्ट्रॉन के, अब मैं इस डिस्टेंस पे देखूँगा तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ऐसे कुछ बन रही है, और जब मैं इस डिस्टेंस पे r के इस डिस्टेंस पे देखूंगा तो एक ऐसा सर्कल 3D में बनेगा। तो इस डिस्टेंस पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ 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 हर r डिस्टेंस पे प्रोबेबिलिटी तो है इलेक्ट्रॉन के मिलने की। तो देखो मैं इसको थोड़ा डार्क करता हूँ, ये डार्क है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और यहाँ मैं हल्का सा करता हूँ कि इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कम है, येलो कलर से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम। अब वही चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है न्यूक्लियस के पास में, और इनको मैं कम कम दिखा रहा हूँ। तो मैं कम कम कैसे, कितने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी अगर छोटी छोटी मैं बनाते जाऊँ, क्योंकि हम r डिस्टेंस पे अब 3D में देख रहे हैं, तो इसके बेस पे अगर मैं देखूंगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इंटेंसिटी की हमने बात की थी, याद है कल की क्लास में, इंटेंसिटी से मैंने आपको समझाया था कि हाई इंटेंसिटी मतलब प्रोबेबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा है। तो देखो अब जब ओवरऑल देखोगे तो ये वाला जो प्रोबेबिलिटी है और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ इंटेंसिटी आपको ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू दिस, ये इंटेंसिटी ज़्यादा है बड़ी वाली। इसलिए देखो जब आप केवल r के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो न्यूक्लियस के पास जो है इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, न्यूक्लियस से दूर कम हो रही है, जो हम r² के साथ बनाते हैं। लेकिन जब हम ग्राफ 4πr²
कैपिटल आर स्क्वायर के साथ बनाएंगे, यानी हम पूरे 3D में वॉल्यूम में देख रहे हैं, केवल आर नहीं, हर आर डिस्टेंस पे, तब मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो, क्योंकि सर्कल बड़ा होता जाएगा तो डेंसिटी उस रिस्पेक्ट में जब ओवरऑल देखेंगे तो इसके कंपैरिजन में यहाँ डेंसिटी जो होगी या इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी होगी वो ओवरऑल ज़्यादा आ जाएगी। सो इसलिए हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा और फिर तो एक पॉइंट आएगा ही जहाँ पे नोडल पॉइंट बनना है। तो इसमें स्टार्टिंग हम पास में, मतलब जितने न्यूक्लियस के पास होगा पूरे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देखेंगे। ऐसे मैं एक यहाँ बनाऊँ तो इस केस में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आएगी वो पहले वाले केस से ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी हर पॉइंट पे, और वो लास्ट वाला तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो जितना दूर जाएंगे वो बढ़ता जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे इसको 0 से स्टार्ट करते हैं, जो हम पूरे 4πr² में देखते हैं। समझा सबको? सो इंटेंसिटी हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के बेस पे ही चेक कर रहे हैं। सो प्रोबेबिलिटी के बेस पे आप फाइंड आउट करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। समझ गए सब लोग? ठीक है, बट ये नोट करने की नीड नहीं है, कुछ लोगों को डाउट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये समझा दिया। ठीक है, तो हमारा एच सबशेल हो गया, ध्यान रखेंगे सब लोग, ठीक है। और यही रीज़न है इसका मैक्सिमा ग्राफ भी, जो अभी मैंने समझाया ना कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो ओवरऑल एरिया में जब हम देखेंगे पूरा 3D में, पूरे 3D में जब हम चेक करेंगे तो दूर जाने पे, तो उस केस में हमको देखने को मिलता है कि ओवरऑल जो इंटेंसिटी वो इंक्रीज़ हो रही है। इसीलिए यहाँ पे पहले केस में देखो ये यहाँ पे आर कम है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और फिर दूसरे केस में जब मैं बात करूँगा तो आर बढ़ गया, आर बढ़ने पे तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी भी देखो यहाँ बढ़ गई है, जबकि बाकी केसेस में प्रोबेबिलिटी क्या होती थी, कम होती थी। इसलिए सेकंड मैक्सिमा कम आता था जब हमने इससे पहले वाले ग्राफ बनाए थे, यानी आर एंड आर स्क्वायर में। आर एंड आर स्क्वायर में अगर मैं बात करूँ तो मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि जो हमने मैक्सिमा बनाए थे, लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ ये मेरा पहला, तो ये मेरा दूसरा मैक्सिमा, तो दूसरा मैक्सिमा हमेशा कम आता था। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाऊँगा, ये मेरा न्यूक्लियस है और मैं इधर बढ़ता जा रहा हूँ, तो न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियस से दूर जा रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, केवल एक डायरेक्शन में बात हो रही है, तो वो कम होती जा रही है। लेकिन जब मैं पूरे 3D में बात कर रहा हूँ तब मैं देखता हूँ कि ओवरऑल इंटेंसिटी जो होगी वो बढ़ेगी। इसलिए अब मैं जो ग्राफ बना रहा हूँ उसमें जैसे जैसे मैं दूर जाऊँगा न्यूक्लियस से, दिस इज़ न्यूक्लियस, और जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाऊँगा वैसे वैसे इंटेंसिटी यहाँ पे बढ़ती जाएगी, और इसलिए इलेक्ट्रॉन की ये ओवरऑल प्रोबेबिलिटी पूरे 3D स्पेस में बढ़ रही है। तो इस बार जो सेकंड मैक्सिमा आएंगे वो बड़े होते जाएंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो कंटिन्यूसली 1 बाय 1 जो आएगा वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है। सो ये हमारा 1s 2s का मैंने बना दिया। अब मैं आगे अगर आपको 3s का दिखाऊं, थर्ड वन 3s एंड फोर्थ वन हमारे पास 4s का ग्राफ। और इस बार अगेन हम किसके रेडियल नोट तो उतनी बनेंगे जितने अभी तक हम बनाते आए फॉर्मूले से। दिस इज़ 4πr² एंड दिस इज़ r। तो इस बार हम जब ग्राफ बनाएंगे तो 0 से स्टार्ट करना है हमको, और ये हमारा छोटा होगा, देन ये और बड़ा होगा, एंड देन ये थर्ड वन और भी बड़ा होके ये ऐसे पैरेलल चला जाएगा। सो दीज 2 पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटिंग द नोड्स। ये हमारे दोनों पॉइंट जहाँ पे प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के मिलने की 0 है, क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस के अलॉन्ग y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, नोडल पॉइंट्स। दीज आर आवर नोडल पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स talk about 4s. What will happen with 4s? In case of 4s, when we are going to draw the curve between 4πr² and small r, then we will get 3 nodal points. इस बार हर कंटिन्यूसली मैं क्या करते जा रहा हूँ, ये मैक्सिमा देखो इंक्रीज करता जा रहा हूँ। तो इस बार हमारे पास 3 नोडल पॉइंट्स बन रहे हैं। समझ गए? तो एस के केस में उल्टा हो रहा है,
पिछले आर और आर स्क्वायर यानी कैपिटल और कैपिटल आर स्क्वायर के साथ जब मैं ग्राफ बनाता था तो मैं मैक्सिमम से स्टार्ट करता था एस के लिए, लेकिन इस बार मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया एस के लिए। बाकी पी एंड डी का जब हम बात करेंगे तो पी एंड डी के लिए क्या हमको देखने को मिलेगा, सेम मिलेगा। जैसे देखो ये 2s का दिखाया गया आपको, पॉजिटिव ही है और साथ में यहाँ पे ये छोटा देन ये बड़ा। 2p के लिए तो आपको सेम ज़ीरो से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो जब हम 2p की बात करेंगे, फॉर p सबशेल, फॉर p सबशेल तो हमको क्या देखने को मिलेगा, पहला मैं बात करता हूँ 2p की, देन सेकेंड में बात करता हूँ 3p की। तो 2p के रिस्पेक्ट में अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ, 4 पाई स्क्वायर आर था ना, सॉरी आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो रखा है, इसको आर स्क्वायर कर लेंगे, स्मॉल आर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर स्क्वायर एंड देन आर स्क्वायर, यहाँ पे पाई का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर दिस इज स्मॉल आर। तो देखो 2p के लिए आप ग्राफ बनाओगे तो क्या बन जाएगा आपका, सिंपल ज़ीरो से स्टार्ट करके। एंड जब आप 3p के लिए ग्राफ बनाओगे तो आपका क्या बनेगा, ठीक है। तो ये आपका नोडल पॉइंट बनेगा, दिस विल बी योर नोडल पॉइंट। ठीक है बच्चों, चलो ये हो गया आपका फॉर पी सबशेल। फॉर डी सबशेल, डी सबशेल मैं 3D का ना बना के 4D एंड 5D का अगर बना दूँ, फर्स्ट फॉर 4D एंड सेकेंड फॉर 5D, ठीक है। तो अब बनाइए 4D 5D के लिए। 4D 5D के लिए आपको क्या देखने को मिलता है, उसके रिस्पेक्ट में हम चेक करेंगे। तो जब मैं 4D के लिए चेक करूँगा तो 4D के लिए मुझे ये मिल रहा है, दिस वन इज 4 पाई आर स्क्वायर एंड दिस इज आर। 4D में इस बार आपको एक नोडल पॉइंट देखने को मिलेगा, करेक्ट, क्योंकि 3D हमारा पहला होता है डी सबशेल के लिए। सो जब मैं 4D से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये हमारा आ जाएगा नोडल पॉइंट। एंड सिमिलरली फॉर 5D व्हाट विल हैपन, अगेन आई एम ड्राइंग 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज ऑन वाई एक्सिस एंड दिस इज ऑन एक्स एक्सिस, करेक्ट। सो 5D के लिए आपको क्या मिल जाएगा, 1 2 and 3, these two nodal points। ये हो गया आपका नोडल पॉइंट। नोडल पॉइंट तो आपको केवल आप फॉर्मूले से भी निकालेंगे और तो भी उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना सकते हैं कि कितने नोडल पॉइंट मुझे दिखाने हैं, तो वो तो इजी है। लेकिन साथ में कब निगेटिव दिखाना है, निगेटिव तो केवल एक में बनेगा कब, जब केवल कैपिटल आर की बात होगी तब निगेटिव बनते हैं। जब इस कैपिटल आर का स्क्वायर आएगा तो सब पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ भी स्क्वायर है तो सारे पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक है। क्लियर है बच्चों। सो ये 3 तरह के ग्राफ हैं, इसमें मैं भी आपको होमवर्क देता हूँ आज के लिए, बट ये 3 तरीके के ग्राफ हैं। तो इन तीनों तरीके के ग्राफ की अगर मैं बात करूँ, सो हमने जो ग्राफ्स पढ़े हैं, हमने ग्राफ किसके किसके पढ़े हैं, कैपिटल आर का स्मॉल आर के साथ, ये रेडियल वेव फंक्शन है, नाम भी आपको याद रखने, और इन्हीं ग्राफ्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जब मैं आर स्क्वायर की बात कर रहा हूँ तो दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आर के साथ, और ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज देंगे। एंड जो तीसरा ग्राफ हमारा बन रहा है दैट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि हमारा पूरा 3D स्पेस में एक स्फेरिकल शेल में बात करेगी, जबकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बात करते हैं, कौन, आर एंड आर स्क्वायर। और ये पूरा 3D स्पेस में एक स्फेरिकल शेल में यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, देन दैट्स व्हाई इट्स बिकम अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। सो इट्स अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड दिस इज वेव फंक्शन।
और इसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंट ग्राफ देखने को मिलेंगे। अब इन दोनों में अगर मैं बात करूँ तो एस का जो होगा वो सेम होगा, लेकिन यहाँ पे एस का डिफरेंट ग्राफ देखने को मिलेगा 4 पाई आर। तो ये तीनों ग्राफ आपको याद रखने हैं, इन्हीं तीनों ग्राफ पे आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, समझ गए सारे। तो यही पॉइंट आपको याद रखना है, यही मेन चीज़ है जो आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पढ़नी है। तो कल की क्लास से अब अगर मैं आज की क्लास को, अब यहाँ पे ये हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन खत्म हुआ, तो आज की क्लास को अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो हमने इक्वेशन लिखी थी, याद है सबको, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर वाली, मैंने बोला था वो इक्वेशन क्या क्या पढ़ना है इसमें वो मैं बता रहा हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा, जो हमने इक्वेशन पढ़ी है वो इक्वेशन क्या है, उस इक्वेशन में जो साई है और साथ में साई स्क्वायर ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने ये देखा था साई जो है एम्पलीट्यूड है वेव फंक्शन का, एंड साई स्क्वायर, ये मैंने इक्वेशन पूरी नहीं लिखी है, आप समझ जाएंगे ना इतने से, अभी कल ही तो पढ़ाया था आपको। सो ये जो इक्वेशन हमने पढ़ी थी, डैश डैश करके छोड़ रहा हूँ मैं, ये इक्वेशन पढ़नी है, इसमें कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो पता होना चाहिए। साई शाई स्क्वायर क्या होते हैं, तो ये हमने देखा था साई जो है हमारा वेव फंक्शन जो कि एक वेव के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा था, और फिर उस वेव फंक्शन का साई स्क्वायर हमने देखा था जो कि हमारी प्रोबेबिलिटी को बताता है। तो ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था। और एसी इक्वेशन जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसको सॉल्व करके हमारे पास 3 क्वांटम नंबर्स आते हैं। स्टार्टिंग के 3 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने बताया था। सो उसको सॉल्व करके 3 क्वांटम नंबर्स हम वहाँ से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया वेव फंक्शन। फिर इसके बाद मैंने ये बोला था, ये जो वेव फंक्शन है इसको हम जो 3 एक्सिस एक्स वाई जेड में हमने दिखाया है, इस एक्स वाई जेड की जगह हम इसको जनरली आर थीटा फाई में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, बस हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट चेंज कर देते हैं, तो ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का तरीका होता है एक्स वाई जेड दिखाने का, एंड आर थीटा फाई जो हमारा वो पोलर कोऑर्डिनेट में दिखाने का तरीका होता है। फिर उसमें एक डायग्राम था, मैंने बोला था वो किसी काम का नहीं, आपको पढ़ना भी नहीं है, तो वो सही में किसी काम का नहीं, आपको नहीं पढ़ना है, बस वो आर थीटा फाई समझाने के लिए मैंने आपको बताया था कि कैसे एक्स वाई जेड को आर थीटा फाई में ले रहे हैं। ठीक है, वो आर थीटा फाई बनाने के बाद फिर हमने ये देखा था कि जब ये फाई जो है, अब मैं फाई का आर थीटा फाई, जैसे मैं फाई को एक्स वाई जेड इन तीनों के साथ फाई का ग्राफ बनाऊँ तो मुझे 4 एक्सिस, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ एक्स वाई जेड, और साथ में मुझे फाई का वेरिएशन भी दिखाना है, तो मुझे 4 एक्सिस चाहिए होगी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए, जबकि मैं एक प्लेन में 2D ही दिखा सकता हूँ, केवल 2D पॉसिबल है। तो इसलिए मैं केवल फाई को आर के साथ कुछ ग्राफ बनाता हूँ, बाकी थीटा फाई को मैं कंसिडर करके ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, केवल मैं एक डिस्टेंस पे ग्राफ बनाता हूँ फॉर डिफरेंट सबशेल। तो वहाँ पे मैं जब फाई का, यानी वही फाई मेरा रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन बन जाता है जब मैं केवल आर को कंसीडर करता हूँ, तो फिर वहाँ पे मैंने आर का स्मॉल आर के साथ, आर कैपिटल आर का स्मॉल आर के साथ, एंड साथ में पूरे वॉल्यूम में मैंने कुछ ग्राफ बनाए हैं, 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर का आर के साथ। तो ये 3 ग्राफ मैंने बनाए हैं, मतलब मैंने प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे चेक की है, हाँ, विद रिस्पेक्ट टू आर, यानी डिस्टेंस आर पे, ये डिस्टेंस आर पे है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, और ये पूरे 3D मतलब पूरे स्फेरिकल में हम बात करते हैं कि एटम का शेप स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल शेप में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी एट आर डिस्टेंस क्या होगी, सेंटर से आर डिस्टेंस पे क्या होगी, ये 3 ग्राफ बनाते हैं। समझ गए सारे। तो यही हमारा है क्या, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। बस इतनी चीज़ पढ़नी है आपको, स्टार्टिंग का इक्वेशन पता होना चाहिए और साथ में एक ग्राफ पता होना चाहिए कि कैसे ये ग्राफ बनते हैं। क्लियर है सबको, यही हमको इतना ही पार्ट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पढ़ना है। अब अगर आप इससे ज़्यादा पढ़ने जा रहे हैं तो आप और ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं, और वो हमारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, उससे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ये एकदम पॉइंट क्लियर होना चाहिए सबको। ठीक है, चलो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ख़त्म हो गया। अब देखो कुछ, हाँ, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ये क्वेश्चन जो है ये उतना क्लियर नहीं आ रहा है, बट मैं आपको पढ़ता हूँ, आप इसको समझिए क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर दे रखा है, तो नंबर से क्या करना है, मैं सीधा सॉल्यूशन लिखता हूँ। देखो दिया है द वेव फंक्शन साई ऑफ 2s इज गिवन बाय,
ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सब लोग नोटबुक में नोट कर लेंगे, मैं समझा रहा हूँ। ये कोई फंक्शन दिया है जहाँ पे आपको साइड 2s, ये वेव का फंक्शन लिखा हुआ है, 1/2 √2 पाई 1/a0 की पावर 1/2, साथ में लिखा हुआ है 2 - r/a0, ठीक है, और साथ में लिखा है e की पावर -r/2a0। क्लियर? ये है, ये इक्वेशन दे रखी है, ये कोई भी वेव की इक्वेशन है फॉर 2s ऑर्बिटल, ये वेव फंक्शन है, पूरे इस वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे बोल रहा है एट r = r0 रेडियल नोड इज फॉर्म्ड। मतलब जब मैं r = r0, r क्या होता है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस, स्मॉल r, हमने जो ग्राफ बनाए थे, तो वही r0 के इक्वल, मतलब न्यूक्लियस से, अगर मैं बोलूँ ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से r0 के डिस्टेंस पे एक नोड बन रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये मेरा नोड है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, इसको नोड है। दस फॉर 2s, r0 को a0 के टर्म्स में क्या लिखा जाएगा, r0 इन टर्म्स ऑफ a0 इस, 4 ऑप्शन दिए हुए। देखो अब ये पॉइंट बहुत ईजी सिंपल क्वेश्चन, बस इसी पे पूछे जाते हैं। तो देखो जब भी नोड बनता है, तो नोड बनने पे हमने क्या पढ़ा है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है रेडियल वेव फंक्शन, नोड वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो जाए, और जितने भी हमने ग्राफ बनाया है उन सब पॉइंट में नोड वो पॉइंट होता है, जैसे मैं बोलूँ ये मेरा ग्राफ है आर का, आर के साथ, तो नोड अगर कहीं पे बन रहा है, मान लो ये मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है, ये तो आर स्क्वायर का हो गया, आर का ही बनाओगे तो जो नोड है उस पर वाई एक्सिस वाली वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो। तो वाई एक्सिस की वैल्यू ज़ीरो होती है तभी तो वो नोड बनता है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। वही है, मतलब एट नोड, मैं यहाँ पे लिखूँ एट नोड, जो नोड का पॉइंट होगा उस पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू ही ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि यही फंक्शन हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते थे। ये साई ही तो था जो आर था, जब हम केवल रेडियल पार्ट को कंसिडर करते हैं तो वो कैपिटल आर से हम उसको रिप्रेजेंट करने लगते हैं। सो एट नोड साई क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू आप क्या करिए, ज़ीरो रख दीजिए। तो जब मैं पूरे फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो रखूँगा तो क्या बचेगा, देखो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी मल्टीप्लाई करके, ये सब मल्टीप्लाई में सब ज़ीरो हो जाएगा ना। जैसे देखो मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाऊँ, मान लो लिखा है 4 × 16 × 5 × x + 4, ये वैल्यूज़ लिखी हैं, इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो साथ में एक और वैल्यू दिखा देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है, ये इन सब वैल्यू को जब मैं ज़ीरो के इक्वल लिखूँ, ज़ीरो, तो देखो ये सब मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा आपस में, या फिर इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ x + 4 0 डिवाइडेड बाई 4 × 16 × 5, तो जो कुछ भी मल्टीप्लाई में वो सब इधर जाके ज़ीरो हो जाएगा। तो x + 4 ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो ही मिलेगा, और x क्या मिल जाएगा, -4। समझे सारे? तो यही चीज़ मैं हम यहाँ पे कर रहे हैं, जितना भी मल्टीप्लाई में वो सब क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये सारा पार्ट, ये पार्ट मल्टीप्लाई का, ये पार्ट मल्टीप्लाई का, ये पार्ट मल्टीप्लाई का, फाइव को ज़ीरो रखते ही तो सीधा इक्वेशन बच जाएगी 2 - r/a0 इज इक्वल टू ज़ीरो। 2 - r/a0, ये 2 - r/a0 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2 इज इक्वल टू r/a0, सो r की वैल्यू आ गई कितनी, 2a0, और r को हम क्या दिखाएंगे, r0। क्यों? क्योंकि जब हमने नोड लिया है, नोड कहाँ पे बन रहा है, जब r को r0 बोला जा रहा है। तो ये सारे हो गए r0, सो r0 की वैल्यू आ गई 2a0। तो ऑप्शन से अगर हम चेक करें तो r0 इज इक्वल टू 2a0, ऑप्शन बी। सो कोई भी फंक्शन दिया है, इस फंक्शन को बड़ा सा इक्वेशन दे देगा तो आपको देख के डरना नहीं है, ये देता ही बड़ा सा इक्वेशन है, बट नोड की बात करेगा, नोड का मतलब उस पूरे फंक्शन की वैल्यू आपको उठा के ज़ीरो रख देनी है, और वहाँ से आप आर ए में जो भी रिलेशन पूछे वो फाइंड आउट कर लेंगे। समझिए सारे ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, देखो अगला क्वेश्चन जो हमारा ये 44 है, द रेडियल वेव फंक्शन, अगेन द रेडियल वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, एक बड़ी सी इक्वेशन दे रखी है आपको, बोल रहा है वेयर x इज इक्वल टू 2r/a0, a0 इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट,
द मिनिमम एंड मैक्सिमम पोजीशन ऑफ रेडियल नोड फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो रेडियल नोड की मिनिमम एंड मैक्सिमम पोजीशन क्या होगी फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो सब लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। नोड्स बनाना है तो सीधा लिखिए, एक लाइन आपको लिखनी बस, एट नोड। एट नोड पे जो भी आपका फंक्शन दिया है, साई दिया है, साई जो भी फंक्शन है उसकी वैल्यू आप ज़ीरो कर देंगे, प्रोबेबिलिटी उसकी ज़ीरो हो जाएगी एट नोड पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की। तो इस पूरी इक्वेशन को आप ज़ीरो के इक्वल कर देंगे तो आपको मिल जाएगा, केवल ब्रैकेट में बचा हुआ ये पार्ट बचेगा, क्योंकि इसके साथ बाकी सब मल्टीप्लाई में है तो वो सब नीचे जाके ज़ीरो हो जाएगा। तो वो मैं पूरा इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ, तो केवल बचेगा पार्ट क्या, x माइनस वन और साथ में एक्स स्क्वायर माइनस 8x+12। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। बाकी जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई में 1/16 √4 ये सब जो इधर होगा वो सब नीचे जाके ज़ीरो बन जाएगा, डिवाइड बाय ज़ीरो हो जाएगा, जो कि मतलब ज़ीरो डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू और वो ज़ीरो आ जाएगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन बोला है x इज इक्वल टू आपको क्या यूज़ करना है, 2r/a0, 2r/a0। तो आप ये वैल्यूज़ उठा के पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा 2r/a0। और यहाँ पे मैं इसको रफ करता हूँ, तो 2r/a0 माइनस वन एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 2r/a0 का स्क्वायर माइनस 8x की जगह 2r/a0 प्लस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये ज़ीरो आ गया, दोनों इक्वेशन में अलग अलग ज़ीरो बन जाएगा। तो यहाँ से मैंने इसको ज़ीरो के इक्वल करूँगा पहले इक्वेशन को, तो मैं सीधा लिखूँगा 2r/a0 माइनस वन, दिस विल बी इक्वल टू ज़ीरो। और दूसरी इक्वेशन ये पूरी बन जाएगी। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ तो चलो मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ। तो पहले के इक्वेशन में बन जाएगा 2r/a0 माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। और दूसरी इक्वेशन जो है आपके पास क्या है, 2r/a0 का स्क्वायर, तो इट विल बी 4r² का स्क्वायर माइनस है 8 इंटू 2 16r/a0, 16r/a0 माइनस प्लस 12 है, तो दिस विल बी प्लस 12 एंड दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी r, ये वन इधर जाएगा, समझ रहे हो, वन इधर लेके जाओगे प्लस वन हो जाएगा, फिर a0 का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2r इज इक्वल टू a0, r विल बी a0/2। r की एक वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए r की। सॉल्व कर लेंगे सब लोग। चलो 4 इसमें से कॉमन कर दो, 4 इसमें से कॉमन कर दोगे तो बचेगा क्या, r²/a0² माइनस 4r/a0 प्लस 3 ज़ीरो। ये 4 इधर जाके ज़ीरो हो जाएगा, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास बन जाएगा 3r/a0 माइनस r/a0 प्लस 3। यहाँ से r/a0 आप कॉमन कर लीजिए, तो एक ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा r0/a0 माइनस 3 और इधर से माइनस वन कॉमन हो जाएगा, तो r0/a0 माइनस 3, r0/a0 माइनस 3, तो यह आ जाएगा r0/a0 माइनस 3 और साथ में r0/a0 माइनस 1, दिस विल बी इक्वल टू ज़ीरो। यही होगा, है ना। दोनों को हम ज़ीरो के इक्वल कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा r0/a0 इज इक्वल टू 3, तो r0 इज इक्वल टू 3a0 और यहाँ से करेंगे तो r0/a0 इज इक्वल टू 1, r0/a0। तो r0 की तीन वैल्यूज आ गई, a0 मतलब यहाँ भी नोड बन रहा है, 3a0 पे भी नोड बन रहा है एंड साथ में a0/2 पे भी नोड बन रहा है। ठीक है, ये r/a0 था ना, तो ये r0 नहीं है, इसको रुको, केवल r है, r/a0 है। तो r की तीन वैल्यूज आ गई हमारे पास। r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, सो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस है और उसमें हमको 3 पॉइंट मिले हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ कि ये मेरा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से 3 डिस्टेंस है। एक डिस्टेंस पहला है जहाँ पे नोड बन रहा है, वो कितना है, a0/2, सो दिस पॉइंट इज a0/2। फिर एक पॉइंट है कितना, a0 जहाँ पे नोड बन रहा है,
एंड थर्ड पॉइंट है 3a0। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा पोजीशन ऑफ रेडियल नोड्स, मैक्सिमा मिनिमा क्या है, तो मैक्सिमा बनेगा 3a0 एंड मिनिमा बन जाएगा a0/2। ये मिनिमम वैल्यू होगी, जो 3 नोड बन रहे हैं उसमें से ये सबसे कम डिस्टेंस पे नोड है और ये सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे नोड है। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर विल बी a0/2 एंड 3a0। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। द गिवन डायग्राम शोज P1 P2 इन 1s ऑर्बिटल। 1s ऑर्बिटल में कुछ पॉइंट्स हैं, ये P1, दिस इज P3, ये P3 लिखा है, ये P1 है, ये पॉइंट P2 है, दिस इज P2, दिस इज P4। और सेम शेल पे, मतलब ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि एक ही सर्कुलर या पाथ पे दिखाया गया, एंड P1 P4 को एक ही पे दिखाया है, सॉरी दिस इज P3 P1 को एक ही पे दिखाया गया है, ये P1 P3 का पाथ है। तो बताइए करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियल प्रोबेबिलिटी। तो S की बात कर रहा है, S में आपको पता है रेडियल प्रोबेबिलिटी के रिस्पेक्ट में क्या आता है कि न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, रेडियल प्रोबेबिलिटी, वो क्या होगी, ये दिस इज P1 P3 की पहले तो इतना क्लियर है, P1 P3 एक ही पाथ में है तो वो सेम होगा प्रोबेबिलिटी, एंड P2 P4 एक ही पाथ में है, P2 P4 भी आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। तो P2 P4 आपस में सेम होंगे, दिस इज P2 एंड ये P4, एंड P3 आपको इधर दिखाया था, ये इस पॉइंट पे था, ठीक है। तो P3 ये था, P1 ये था। किसी को अगर यहाँ पे P3 वाले में डाउट हो रहा है तो मैं यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ, देख ले, ये है P3, दिस वन इज P3, ये P3 है, ये P4। तो बताइए ग्राफ में क्या क्या, कौन सा पॉइंट बनेगा, कौन सा रिलेशन आएगा, P2 P3 या P1 P3। P1 P3 एक पे हैं तो P1 P3 आपस में इक्वल होंगे, लेकिन क्या वो P2 P4 से कम होंगे या P2 P4 से ज़्यादा होंगे, वो आपको बताना है। आपको मैंने बता रखा है कि न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एस के केस में सबसे ज़्यादा होगी, जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, रेडियल प्रोबेबिलिटी पूछा है, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन नहीं, ओनली रेडियल प्रोबेबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉन के पास मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी एंड दूर जाने पे कम हो जाएगी। तो P2 P3 आपस में इक्वल होंगे, जो कि P1 P3 आपस में इक्वल होंगे, जो कि P2 P4 से बड़े होंगे। अगला है 4x², इस बार हम r², ये रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन की बात कर रहे हैं, वर्सेज r इज प्लॉटेड फॉर हाइड्रोजन कर्व ऑब्टेन 3 मैक्सिमम मिल रहे हैं। इफ ऑर्बिटल कंटेन 2 एंगुलर नोड, ऑब्वियसली 3 मैक्सिमा है तो 2 एंगुलर नोड तो बनेंगे। जैसे मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो अगर बोला जा रहा है कि आपने जो ग्राफ बनाया है दैट इज़ 4πr² एंड दिस इज स्मॉल r, आपके पास 3 मैक्सिमा है, 3 मैक्सिमा चाहे मैं ऐसे बना दूँ, लेकिन 4πr² है तो उसमें आपको बताया है मैंने कि हर बार क्या होता जाएगा, बड़ा बनेगा ग्राफ जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे। सो मैं यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ, ये मेरा 1, ये मेरा 2, ये मेरा 3 मैक्सिमा है, दिस वन एंड दिस वन, 3 मैक्सिमा है तो 2 नोडल पॉइंट बनेंगे, यही 2 नोडल पॉइंट है, यही क्वेश्चन में बोला है 3 मैक्सिमा 2 नोडल पॉइंट बन रहे हैं। तो अगर 3 मैक्सिमा है एंड ऑर्बिटल कंटेन 2 एंगुलर नोड, तो वो कौन सा हो सकता है, 5D 4D 5P 4P। तो सीधा फॉर्मूला आप लगा लीजिए, नोडल पॉइंट के 2 नोडल पॉइंट चाहिए। तो जो जो आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन जैसे आपका पहला क्या है 5D के लिए n-l-1, n की वैल्यू 5, l d के लिए कितना आता है SPD 2 -1, यह आ जाएगा 2, 2 नोडल पॉइंट आ गए, 2 नोडल पॉइंट आ जाएंगे, क्लियर। बाकी में आपसे 4D में बनेगा नहीं, अगर 5D में ही 2 है तो 4D में 1 आएगा, 5P 4P। अब अगर मैं 5P में चेक करूँ, थर्ड एंड फोर्थ, 5P 4P, यहाँ पे n-l-1 की जो वैल्यूज़ आएगी वो कितने आएगी, n की वैल्यू 5, l की वैल्यू 1 -1 3 आ जाएगा। एंड 4P में जब मैं बनाऊँगा तो n-l-1, तो दिस विल बी n की जगह 4 SP 1 -1, इसमें भी 2 आ गया,
इसमें भी n माइनस एल माइनस वन 2 आ गया, इसमें भी n माइनस एल। तो यहाँ दो नोड बन रहे हैं, यहाँ दो नोड बन रहे हैं, पहले ऑप्शन और चौथे ऑप्शन में। अब देखो, ऑर्बिटल कंटेन 2 एंगुलर नोड, और साथ में बोल रहा है कि 3 मैक्सिमा है, 3 मैक्सिमा है। तो वो 4p को रिप्रेजेंट करेगा या 5d को रिप्रेजेंट करेगा, यही हमको बताना है। तो अभी के अकॉर्डिंग अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 4p में भी आ रहा है, 5d में भी दो नोडल प्लेन्स आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो अब इसमें जो हमको पूछा गया था तो उसके अकॉर्डिंग तो हम देखेंगे तो हमारे पास दोनों ऑप्शन होने चाहिए, 5d 4p। बट contains two angular node, अच्छा this is two angular node, sorry this is not radial node, this is angular node। तो जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, ठीक है, वो ये फॉर्मूला जो हमारा n माइनस एल, ये नहीं अब लग पाएगा है ना, ये हम रेडियल नोड के लिए लगाते हैं, रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड, पूरा ही रफ कर देता हूँ मैं। तो ये तो हमारे रेडियल नोड्स है, एंगुलर नोड्स, एंगुलर नोड बोला है, तो एंगुलर नोड किसके इक्वल होता है, एंगुलर नोड इज ऑलवेज इक्वल टू एल। तो फर्स्ट है 5d, यहाँ पे एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, क्योंकि डी के लिए एल की वैल्यू 2। सेकेंड 4d, एल की वैल्यू 2, क्योंकि डी है, डी के लिए तो फिक्स रहेगा एल। तो फिर क्या है, क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, 5p 4p, सो दिस विल बी 5p एंड फोर्थ वन दिस विल बी 4p। तो 5p के लिए एल की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 1। तो एंगुलर नोड आपको क्वेश्चन में बोला है दो चाहिए, तो दो एंगुलर नोड इन दोनों में आ रहे हैं, और साथ में बोला है 3 मैक्सिमा बनना चाहिए। तो 3 मैक्सिमा हमने देखा किस में बनेगा, 3 मैक्सिमा अगर मैं बना रहा हूँ तो ये मेरा 5d में बनेगा, अगर d में बोल रहा हूँ, क्योंकि 3d में क्या, 3d का बनाएंगे तो नॉर्मल ऐसा बन जाएगा, केवल एक मैक्सिमा। 4d का बनाऊँगा मैं तो मेरा कैसा बन जाएगा ग्राफ, ये दो मैक्सिमा 4d में, और 5d में 3 मैक्सिमा। तो 5d में 3 मैक्सिमा भी आ गए और एंगुलर नोड भी 2 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था एंगुलर नोड एल के इक्वल होता है एंड स्फेरिकल या रेडियल नोड एन माइनस एल माइनस वन। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं, और कुछ क्वेश्चन हमारे पास। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, करके आएंगे सब लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। 48 तो इजी है, आपको बस ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा। 47 की अगर मैं बात करूँ, 47 बोला है फॉर यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, यूनी इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी कैसे वेरी करती है वो मैंने आपको बताया हुआ है, आपको ग्राफ प्रॉपरली बना के दिया था कि फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम एनर्जी इज ओनली डिपेंड अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n नॉट l। कंपेयर द एनर्जी ऑफ फॉलोइंग ऑर्बिटल्स, आपको कुछ ऑर्बिटल्स दिए गए S1 S2 S3 S4, उनकी एनर्जी कंपेयर करके ऑप्शन बताना है। पहला, अ स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑर्बिटल हैविंग टू स्फेरिकल नोड, स्फेरिकल सिमेट्रिकल है ऑर्बिटल तो मतलब S की बात हो रही होगी, मैं पहला आपको बता रहा हूँ स्फेरिकल सिमेट्रिकल ऑर्बिटल S की बात हो रही है, हैविंग टू स्फेरिकल नोड, दो स्फेरिकल नोड है, तो दो स्फेरिकल नोड किस S में बनते हैं। अगर मैं नॉर्मल ऐसे बना दूँ इसका S के लिए, तो ये दो नोड्स बन गए, तो दो नोड बन रहे मतलब 3s की बात होगी। तो पहला वाला जो S1 है, दैट S1 इज इक्वल टू 3s। फिर उसी तरह मैं S2 निकालूंगा, S2 में पढ़ूंगा एन ऑर्बिटल विच इज डबल डम्बल, डबल डम्बल कौन होता है, D होता है, एंड हैज़ नो रेडियल नोड, कोई रेडियल नोड नहीं, तो मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3D को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वैसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ज़ीरो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ज़ीरो कब आएगा, फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल प्लस वन अंडर रूट में h अपॉन 2 पाई। अब अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मुझे ज़ीरो चाहिए ओवरऑल, तो एल की वैल्यू मुझे ज़ीरो चाहिए होगी, और एल की वैल्यू ज़ीरो किसके लिए आती है, एस सबशेल के लिए, और एस सबशेल मतलब थर्ड वाला भी मेरा एस है, एस सबशेल है, एंड 3 रेडियल नोड, 3 रेडियल नोड का मतलब S3 मेरा कितना आ जाएगा 4s, एन ऑर्बिटल हैविंग वन प्लेनर एंड वन रेडियल नोड, एक प्लेनर यानी एक प्लेनर नोड होगा और एक रेडियल नोड। तो प्लेनर नोड किस में, एक प्लेनर नोड तो हमारा P में बनता था, P में बनता था या D में बनता था, एक प्लेनर नोड है एंड एक रेडियल नोड है,
तो पीस में हमने देखा था पी एक्स पी वाई पी जेड में एक एक प्लेन बनते थे, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, याद है सबको? हमने एक एक प्लेन बनाए थे। तो पी को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक रेडियल नोड चाहिए, मतलब 3p। तो S4 हो जाएगा 3p। तो ये मैंने आपको चारों बता दिया। अब एनर्जी का ऑर्डर आपको बताना है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। और क्वेश्चन नंबर 48 में आपको ग्राफ दिया गया, ये लिखा हुआ है। अच्छा, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। सो द फर्स्ट वन इज़, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट जो है हमारा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड किसको। बाकी ये डॉट डॉट जो दिखाए गए हैं तो आपको दिख रहा है कि ये एनर्जी का ग्राफ है, किसके लिए एनर्जी ज़्यादा है किसके लिए कम। तो थर्ड वन इज़, लाइक मुझे खुद ही नहीं दिख रहा है, बट लेट मी सी, दिस इज S3, सेकेंड वन इज S2 एंड दिस वन इज S1। सबसे पहला S1 है, देन S2 है, देन S3 है। आपको ये रिलेशन फाइंड आउट करना है एनर्जी का, जो भी स्फेरिकल है। रेडियल प्रोबेबिलिटी क्या है, हालांकि इसकी सीधा सीधा ग्राफ दिया हुआ है रेडियल प्रोबेबिलिटी। तो ग्राफ से आप देखो सबसे मैक्सिमम पॉइंट ये है, फिर इस वाले के लिए ये है, फिर इसके लिए ये है। तो सबसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वाई एक्सिस पे प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हैं, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसके लिए होगी, जो यहाँ पे कट कर रहा है। देखो ये सीधी लाइन इस वाले ग्राफ को कट कर रही है, ये इसको यहाँ कट कर रही है, एंड ये इसको यहाँ कट कर रही है। तो S2 वाले के लिए कट कर रही है। तो S2 के लिए आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, और S2 जो होगा वो S1 S3 की वैल्यू जो है वो S2 से कम है। सो S2 विल बी मोर देन S1 एंड S3। ये ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। आगे ही कर लेंगे, ठीक है। तो यहीं पे हमारा हाइजेनबर्ग बोल रहा हूँ, जो हमने ये प्रोबेबिलिटी फंक्शंस पढ़े हैं रिलेटेड टू द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये हमारा ख़त्म हुआ, ठीक है। कल हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर की लास्ट क्लास होगी। अब इस चैप्टर का जो भी बुकलेट है, अब ध्यान से सुन लीजिए, होमवर्क, जो भी आपकी बुकलेट है उस बुकलेट में जो भी पोर्शन बचा हुआ है, चाहे नीट की बात करें चाहे फिर इंजीनियरिंग वालों की बात करें, तो अगर मैं जे मेंस वाली बुकलेट की बात करूं, उसमें जो भी सेक्शन अभी तक आपका बाकी है और नीट वाले बच्चे, अब आप पूरी बुकलेट सॉल्व कर सकते हैं। बुकलेट में अगर कोई एक टॉपिक आपको दिख रहा होगा लाइक न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो उसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो आपको अलग से पढ़ाया जाएगा। अगर किसी की बुकलेट में नहीं है तो कोई बात नहीं, जिसकी बुकलेट में होगा वो देख लेगा। तो ये पार्ट आपको छोड़ के पूरी बुकलेट अब आप सॉल्व कर सकते हैं, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। कल कुछ छोटी मोटी चीज़ें साथ में कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, एंड टुमारो विल बी लास्ट क्लास, ठीक है, फॉर द एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो कल 30th लेक्चर होगा, आज 29th लेक्चर है, तो टोटल 30 लेक्चर में आपका ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप पूरी बुकलेट सॉल्व करिए, कोई डाउट हो तो उससे पूछिए। ये हमारे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और उससे रिलेटेड ग्राफ भी आज की क्लास में ख़त्म हुए। क्लियर बच्चों? चलो फिर कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।